हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस। मैं विपिन सर आप लोगों के लिए एक बार फिर से आज एक नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। कल का आपने जो वीडियो देखा होगा उसमें आपको पहले चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो मिला होगा। आज जो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अर्थात बहुविकल्पी, वो आपका जो दूसरा चैप्टर था पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, आज उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में लगभग 100 के करीब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं अर्थात मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस हैं। तो हम कोशिश करेंगे उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जो पेपर में कई बार रिपीट हुआ सारे क्वेश्चंस यहां से करा दिए जाए दोस्तों, क्योंकि हर चैप्टर में 100-200 लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो उनकी वीडियो जब बनती रहेगी तो आपको 2-3 वीडियो तो इसी पे चली जाएगी। ठीक है, तो अभी जो इंपॉर्टेंट है उसको ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, फिर हम आपको जब पूरा सिलेबस हमारा खत्म हो जाएगा तो लास्ट एंड में हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूरा 2-2 घंटे का 3-3 घंटे का एक सीरीज देंगे जिसमें चैप्टर वाइज होगा। तो कुल 16 चैप्टर है तो 16 दिन में वो खत्म हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं करनी है। अभी आप लोगों की डिमांड थी हर चैप्टर का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया जाए, तो उसी को लेकर के हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और साथ में अगर आप वीडियो को अपने ग्रुप में, अपने साथी में, दोस्तों यारों में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी अभी वीडियो मिल सके। ठीक है, तो चलिए मैं विपिन सर आप लोगों को ज्यादा समय ना लेता हुआ, ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपका हो जाए। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन सब देखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन आज का होने वाला है इसमें आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, आपको स्पष्ट स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पुष्पी पादपों में नर युग्मक पाए जाते हैं, अर्थात जो मेल गैमेट होते हैं, नर युग्मक होते हैं, जिसे हम नर जनन कोशिका कहते हैं। और इसको हम यन से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? यन। हमने कहा था नर युग्मक हो या मादा युग्मक हो दोनों को स्मॉल यन से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो जो नर युग्मक होते हैं या मेल गैमेट होते हैं, कह रहा है कि जो पुष्पी पौधे हैं अर्थात जिनमें फूल लगता है, सीधा सीधा बात कर रहा है एक तरह से कि किसमें पाए जाते हैं। तो आपका विकल्प दिया है परागकण में, पुंकेसर में, बीजांड में, सभी में। तो आपको बताना है तो बीजांड में तो नहीं पाया जाएगा, इट इज रॉन्ग आंसर। क्यों? क्योंकि बीजांड किसका भाग होता है? अंडाशय का भाग होता है। अंडाशय तो फीमेल का होता है, तो इनमें ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो पुंकेसर या परागकण दोनों में से कोई एक। तो आपको मैंने बताया था, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा फिगर बना रहे जैसे ये फूल होता है। ठीक है, इस फूल में इस तरह से ये क्या है, इसकी संरचना है। यहीं पे ये पुंकेसर था, इसी के अंदर ये परागकण भरा है। जब परागकण यहाँ आता था वर्तिकाक पर परागण द्वारा, तो जब परागकण यहाँ पे आने के बाद पराग नली का निर्माण करके ऐसे इसके अंडाशय से होता हुआ बीजांड के अंदर ऐसे घुसता था। इसी समय इसमें 2 नर युग्मक पाए जाते थे। ठीक है, अर्थात कहां पे भैया? परागकण के अंदर नर युग्मक होता है। तो नर युग्मक पाए जाते कहां पे गए? परागकण में पाए जाते हैं। इट इज अ राइट आंसर, अर्थात परागकण पॉलिन ग्रेन में पाए जाते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया। आज दूसरे की बात करते हैं। असंग जनन की खोज किसने किया पूछ रहा है। ठीक है, एपोमिक्सिस हमने पढ़ाया। असंग जनन बिना संग आए ही जब जनन हो जाए अर्थात नए पौधे का जन्म हो जाए तो उसे असंग जनन कहते हैं। पूछ रहा किसने खोजा? टिप्पो ने खोजा। टिप्पो का नाम सुना है आपने? ओसवाल्ड टिप्पो नहीं सुना जान लीजिए। ओसवाल्ड टिप्पो एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो वर्गीकरण में अपनी भूमिका अदा किए थे। उनका असंग जनन से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, इनका पूरा नाम ओसवाल्ड टिप्पो है। और दूसरा है विंकलर ने, शायद विंकलर का नाम आपने सुना होगा कहीं पे। और स्वान ने, स्वान के बारे में भी आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा, स्लाइडेन और स्वान, जिन्होंने सेल थ्योरी दिया था, कोशिका सिद्धांत दिया था, बताया था कि पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिका का जन्म होता है, अर्थात पूर्ववर्ती कोशिका ही नई कोशिका को जन्म देती है। जैसे पुरानी पेड़ से ही नए पेड़ आते हैं, पुराने बीज से ही नए बीज आते हैं, पुराने आलू से ही नए आलू आते हैं, पुराने गन्ने से ही नए आते हैं। तो इनका कहने का मतलब यही है, पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका जन्म लेगी। जैसे सपोज करिए यहाँ घाव हो गया, इतना कोशिकाएं नष्ट हो गई, तो जो अब आसपास की पहले से कोशिकाएं हैं उसी से यहाँ पे नई कोशिकाएं बनेगी, तब जाके आपका घाव भरेगा। तो ये स्लाइडेन स्वान ने दिया, कोशिका सिद्धांत दिया। इन्होंने असंग जनन, रॉबर्ट हुक ने क्या हुआ था, मृत कोशिका की खोज की थी लकड़ी के टुकड़े में, तो इनका भी कोई योगदान नहीं हुआ। ये भी गलत, ये भी गलत।
और टिप्पो ने भी तो नहीं दिया। तो विंकलर, विंकलर हमने पढ़ा भी रखा था, कसंग जनन को विंकलर ने डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया था? विंकलर ने बताया था, ये पढ़ा रखा है। ठीक है, इसमें जितने क्वेश्चंस आपको आज मिलने वाले हैं सब का सब पढ़ा हुआ क्वेश्चंस मिला है। बस अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा, नोट्स उठा रखा हो तो नोट्स उठाइए, जहां जहां बता रहा हूं ताकि देखिए आपको ये सारे क्वेश्चंस वहां पे मिल जाएंगे, लाइन टू लाइन मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए तीसरे की बात करते हैं। पराग कोश का सबसे भीतरी स्तर टेपिटम होता है, इसका क्या कार्य होता है? ये भी एक बार आया है, तो अब आप बताएंगे कि व्हाट आर फंक्शन ऑफ टेपिटम इन अ पॉलन सेल, अर्थात पराग कोश का जो सबसे अंदर का स्तर होता है, लेयर होता है, उसका काम क्या होता है? दिया है विकल्प के, सूक्ष्म बीजाणुओं के पोषण में सहायक होते हैं या स्फुटन में सहायक होते हैं। स्फुटन का मतलब परागकोश जब फटते हैं, पढ़ा है ना परागकोश का स्फुटन, इसमें या सुरक्षा में या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहला तो आपका आंसर यही है, तो इट इज अ राइट आंसर कि ये जो सूक्ष्म बीजाणु होते हैं अर्थात परागकण होते हैं, पॉलिन ग्रेन, वो जब परागकोश में बंद होते हैं तो परागकोश का भीतरी स्तर टेपिटम लेयर ही उनको पोषण प्रदान करता है, तभी परागकण परिपक्व होते हैं। परागकण का मतलब सूक्ष्म बीजाणु, तो सूक्ष्म बीजाणु को यहाँ पे परागकण भी समझ सकते हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है। फिर बात करते बेटा पराग नली का कार्य क्या है? व्हाट आर फंक्शन ऑफ पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब का क्या काम होता है? पराग नली का क्या काम होता है पूछ रहा है। तो ये परागण में सहायता करता नहीं, परागण में तो भौरे, तितली, मधुमक्खी, हवा, जल ये परागण में सहायता करते, ना कि परागण में पराग नली कार्य करता। ठीक है, वर्तिकाग्र की सुरक्षा करता है? जी नहीं। नर युग्मक वाहक होता है या इनमें से सभी? तो शायद ये आपका विकल्प सही जा रहा है। अगर आपको याद हो, ठीक है, कि पराग नली, जब ये परागकण यहाँ पे आए थे तो यहाँ परागकण जब क्या हुआ, कुछ समय तक रुका, तो जब ये जर्मिनेट करा तो एक नली बनाया था, और ये नली यहाँ से होता हुआ बीजांड के अंदर, बीजांड द्वार से होता हुआ नीचे से घुस जा रहे थे, जिससे ये परागकण के अंदर नर युग्मक भी आके इस बीजांड के अंदर जो अंडकोश क्या थी उससे मिल करके निषेचन करना थे, निषेचन करने की क्रिया को संपन्न करते थे। तो नली का काम हुआ सीधा सीधा नर युग्मकों को वाहक अर्थात यहाँ से लेकर अंडकोश तक पहुंचाने का कार्य करना, एक माध्यम कार्य करना। तो ये आपका सही है कि नर युग्मक का वाहक का कार्य करता है, ये आप विकल्प आपका क्या है, एकदम सही है। ठीक है, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं निभाग पाया जाता है। तो निभाग का नाम आपने अगर कहीं सुना है, हमने आपको एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया था, दिखाया था कि ये बीजांड होता है, बताया था कि बीजांड जो होता है उसी का जो बीच में एक थैली होती है जिसे भ्रूणपोष कहते हैं, उस थैली के ऊपर बीजांड का है, और बीजांड का के सबसे ऊपर वाला भाग क्या था आपका? निभाग था। तो निभाग कहाँ पाया जाता है? जैसे देखिए ये आपका बीजांड था, अगर आपको याद हो तो हमने कुछ इस तरह से एक संरचना बनाई थी वीडियो में। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या था? भ्रूणकोष था। तो ये वाला भाग, यही भाग आपका क्या था? निभाग था। क्या था? निभाग, अर्थात शैलजा कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? शैलजा कहते हैं। तो इसका मतलब निभाग यानी शैलजा कहाँ पाया जा रहा? बीजांड में पाया जा रहा। कहाँ पाया जा रहा? बीजांड में। तो उत्तर है भ्रूणकोश में। जी नहीं, भ्रूणकोश तो केवल इतना ही है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें प्रमुख कोश क्या कहते हैं। बीच में 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं और 3 यहाँ पे अंड उपकरण होते हैं। इसमें यही इतना होता है भ्रूणकोश में। ठीक है, दूसरा है बीजांड में। जी हाँ, बीजांड में ही निभाग पाया जाता है, यही वाला पे पूरा बीजांड है, इसी का ये भाग ऊपर तरफ क्या होता है? निभाग होता है। पराग नली में नहीं पाया जाता, इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्वेश्चन क्या सही है? ये वाला सही है, अर्थात बीजांड में पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो गया? क्लियर हो गया कि बीजांड में पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, कह रहा है कि भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ठीक है, हु इज द नोन एज अ इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट। ठीक है, आपके जो भारत की, ठीक है, देखिए किसी चीज के 2 जनक होते हैं, एक नेशनल और एक इंटरनेशनल की बात कर रहा है। तो अगर हम बात करें भारत में भ्रूण विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, तो पहला है बेटा बीरबल साहनी को कहते हैं। क्या? नहीं, बीरबल साहनी को नहीं कहते। क्यों? क्योंकि बीरबल साहनी को तो यार इंडियन पेलियो बॉटनी अर्थात भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने देश विदेश में कार्य किया, लेकिन अंतिम में अपने लखनऊ के सिटी में आकर के इन्होंने क्या किया? ठीक है, इंडियन पेलियो बॉटनी की स्टडी करने के लिए एक ऐसे इंस्टीट्यूट का निर्माण किया जहां पे देश और विदेश के
वैज्ञानिक आकर के जीवाश्म का अध्ययन करते हैं, अर्थात जीवाश्म जीवों के अवशेष, जैसे कहीं पर खुदाई में कोई अवशेष मिल गया 10,000 साल पुराना, 5,000, तो उसकी स्टडी करने के लिए एक संस्था बनाया था जिसे जीवाश्म विज्ञान संस्थान कहते हैं, लखनऊ में स्थित है। उसका श्रेय बीरबल साहनी को जाता है, ना कि भ्रूण विज्ञान के लिए जाता है। ठीक है, तो याद रहे बीरबल साहनी क्या है, भारतीय जीवाश्म विज्ञान के पिता कहे जाते हैं, इंडियन पेलोबॉटनी के फादर कहे जाते हैं। आरपी राय का तो कोई रिलेशन ही नहीं मिल रहा है यहाँ पे किसी से। जगदीश चंद्र बोस ने आपने छुई मुई पौधों में संवेदनशीलता का अध्ययन किया। जैसे आपको कोई थोड़ा छू लेता है, ऐसे हटा लेते हैं, वैसे छुई मुई पौधों को छूने पर वो अपने आप को सिकोड़ लेते हैं, इसीलिए छुई मुई पौधों को शर्मीली पौधे भी कहा जाता है, लाजवंती कहता है, लाज लगता है उनको और थोड़ी देर बाद फिर से खुल जाते हैं। तो संवेदनशील आदमी की तरह, जंतुओं की तरह पौधे भी होते हैं, इस बात की चर्चा इन्होंने किया था जगदीश चंद्र बोस ने। और बचा प्रोपी पंचानन महेश्वरी, अर्थात प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी, क्या इन्हें कहा जाता है? जी हाँ, इन्हें ही कहा जाता है आपका, इट इज अ राइट आंसर, इन्हें भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता कहा जाता है, अर्थात इन्हें ही भ्राणकी या भ्रूण विज्ञान का पिता कहा जाता है। इनका पूरा नाम है प्रोफेसर पी, मतलब पंचानन महेश्वरी कहा जाता है। तो पंचानन महेश्वरी ही क्या है भैया? भ्रूण विज्ञान के पिता या भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता या भ्राणकी के पिता कहे जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है संतरे में बहुभ्रूणता की खोज किसने किया? तो मैंने ये भी पढ़ा रखा है, दूसरे पार्ट के अंतिम वीडियो में हमने बनाया था, जिसमें असाधारण विधियां जनन की बताई थी, जिसमें आपको असंग जनन, अनिषेक फलन, अनिषेक जनन, बहुभ्रूणता बताया था। और बताया था बहु माने बहुत, भ्रूणता माने भ्रूण का बनना, अर्थात एक बीजांड में एक ही भ्रूण पाए जाते हैं मेरे दोस्त, लेकिन किसी में एक बीज में या एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूण भी देखे गए, पाए गए, तो उस घटना को बहुभ्रूणता कहा। किसने कहा? महेश्वरी ने। तो महेश्वरी तो भी आप देख रहे हो किसके पिता है? भ्रूण विज्ञान का, इससे कोई मतलब नहीं, तो ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। थियोफ्रेस्टस ने, थियोफ्रेस्टस तो आपको पता है गाइस, क्या है थियोफ्रेस्टस? अरे भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक हैं, ये तो बॉटनी के पिता हैं, इससे कोई मतलब नहीं। परकिंजे से कोई मतलब ही नहीं है। परकिंजे ने क्या किया था? हृदय के बारे में एक तंतु की खोज किया था। फिर आप बात करते हैं लीवेनहॉक ने, जी हाँ, एंटोनी वान लीवेनहॉक ने क्या किया था? बहुभ्रूणता की खोज किया था। ये आपका राइट आंसर है। लेकिन याद रहे कि लीवेनहॉक जो है ये सिर्फ बहुभ्रूणता ही नहीं बल्कि आपको सूक्ष्म विज्ञान के, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहे जाते हैं। कौन? एंटोनी वान लीवेनहॉक को। ठीक है, क्योंकि इन्होंने सूक्ष्म जीवों की भी खोज किया था, इसलिए इनकी श्रेय उनके लिए भी जाता है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो है हम वही बताएंगे। क्वेश्चन में कह रहा है बहुभ्रूणता, तो बहुभ्रूणता का संबंध है एंटोनी वान लीवेनहॉक से, इसलिए आपका राइट आंसर ये होगा। ठीक है, फिर बात करते बेटा पौधों में असंग जनन है। पौधों में असंग जनन है, यानी पौधों में असंग जनन क्या होता है, कैसे होता है, इसका मतलब क्या है, हमने बता रखा है, आपको रटने की जरूरत नहीं है कि पौधों में असंग जनन है। क्वेश्चन दिख रहा होगा, लेकिन इसका जो विकल्प है थोड़ा कम दिख रहा हूं, कैमरे को थोड़ा डाउन कर रहे हैं, 1 मिनट। चलिए, कैमरा डाउन हो गया। अब क्वेश्चन के साथ आपको विकल्प भी दिख रहे होंगे। कह रहा है पौधों में असंग जनन है, तो हमने असंग जनन की वीडियो दूसरे पार्ट के लास्ट में बनाया था और कहा रटने की जरूरत नहीं है। संग जनन मतलब भाई जनन माने जन्म देना, जन्म देने के लिए संग आना पड़े, किसको? मेल फीमेल को, यानी 2 लोगों को या 2 युग्मक को। ठीक है, यही होना चाहिए। लेकिन कह रहा असंग जनन, ठीक है, असंग जनन यानी बिना संग आए। ठीक है, कभी कभी कुछ पौधों देखा गया है बिना नर मादा युग्मक के मिले ही नए पौधे का जन्म होता है, या बिना अर्धसूत्री विभाजन के या बिना युग्मकों के संयोजन के ही नया पौधा बन जाता है, तो उसे असंग जनन कहते हैं। तो कह रहा क्या होता है कि 2 युग्मक के विखंडन से नए पौधे का निर्माण होता है। नहीं, विखंडन नहीं, युग्मक का विखंडन नहीं होना चाहिए बल्कि मिलना चाहिए। ठीक है, फिर कह रहा बिना अर्धसूत्री विभाजन या निषेचन के नए पौधे का निर्माण हो जाए, यही आपका सही है कि बिना अर्धसूत्री विभाजन या निषेचन के जब नया पौधा बन जाता है तो उसे हम असंग जनन कहते हैं। आपका ये विकल्प आपका सही है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें ये भी आपका कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन की सीरीज हम इसको देखने चल रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि वह स्थान जहां बीजांड वृत्त जुड़ा रहता है। ठीक है, क्या कह रहा है बेटा
कि वह स्थान जहां पे क्या जुड़ा रहता है, बीजांड वृंत जुड़ा होता है। बीजांड वृंत का मतलब क्या होता है ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि एक बार हमने पहले भी बता रखा है लेकिन फिर से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए जो आपने बीजांड की संरचना पढ़ी है, जैसे ये आपका अंडाशय था, ठीक है, ये आपका अंडाशय था, इसी में बीजांड पाए गए थे ऐसे, ठीक है, ऐसे ही बीजांड आपका इसमें पाया गया था। तो ये देखिए बीजांड वृंत क्या है कि ये पूरा बीजांड है जो इसके अंदर है, छोटी छोटी गोलाकार रचना। तो इसका ये वाला भाग अंडाशय यहां से जुड़ा है ना, ये बीजांड, तो इसी को हम क्या कहते हैं, बीजांड वृंत कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजांड वृंत कहते हैं। तो ये जहां से जुड़ा है बीजांड वृंत, ये अंडाशय से नहीं कह रहा है कि वह स्थान जहां से बीजांड वृंत जुड़ा है, किससे, बीजांड से, तो ये बीजांड वृंत है और ये बीजांड है, तो ये यहां से जुड़ा है ना, ये यहां से आके, ठीक है, यहां से। तो इस भाग को हमने बताया था, अगर आप पुराना वीडियो उठा के देख ले, जिसमें बीजांड बनाया बड़ा सा, तो उसे हम क्या कहते हैं, नाभिका कहते हैं, अर्थात हीलन कहते हैं, निभाग नहीं कहते हैं। निभाग तो ये वाला भाग होता है, केंद्रक की इसमें कोई बात ही नहीं है, और बीजांड का है तो ये वाला यहाँ भाग होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये विकल्प आपका नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बल्कि ये होगा, हीलन कहते हैं अर्थात नाभिका कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो भी देखिए, थोड़ा सा यहाँ लाइट ब्लर कर रही होगी, अब थोड़ा सा कम कर रही होगी, ठीक है। तो बोलिए यहाँ पे हम फिर से एक बार थोड़ा सा इसको ब्राइटनेस सेट करते हैं। चलिए अब आपका है द्वि निषेचन का वर्णन सर्वप्रथम किसने किया, अर्थात हमने द्वि निषेचन पढ़ाया है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। डबल फर्टिलाइजेशन दोस्तों दो आवृतबीजी पौधों में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की रचना है। मैंने वीडियो में अच्छे से पढ़ाया, अगर नहीं याद है फिर से सुन लीजिए कि जब एक नर युग्मक मादा युग्मक से मिल करके निषेचन द्वारा युग्मनज बनाता है, अर्थात 2n बनाते हैं, जिसे सप्त निषेचन या संलयन कहते हैं। और अब एक दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक अर्थात 2n से मिल करके 3n बनाता है, यानी त्रिगुणित केंद्रक बनाता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्या है, त्रिसंलयन कहलाता है, ठीक है। तो इसमें एक बार सप्त निषेचन हो रहा है, n मिलकर 2n बन रहा है, एक बार 2n से n मिलकर 3n बन रहा है, दो बार निषेचन, तो इसको द्वि निषेचन कहते हैं। आवृतबीजी पौधों में पाए जाने वाला एक विशिष्ट प्रकार की घटना होती है। तो इसमें पूछ रहा है द्वि निषेचन का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया, ठीक है, उसका नाम बताना है। लीवेरहॉक ने किया, लैमार्क ने किया, नवासिन ने किया, महेश्वरी ने किया। अभी हमने कहा कि लीवेरहॉक ने क्या किया था बेटा, लीवेरहॉक ने तो बभ्रूणता की खोज किया था, पॉलीम्ब्रियोनी की खोज किया था, ठीक है। तो ये आपका नहीं है। और लैमार्क तो जैव विकास का सिद्धांत दिया था, बायो एवोल्यूशन का ये भी नहीं है। महेश्वरी को भी हमने यहाँ पे बताया कि जो महेश्वरी है, पंचानन महेश्वरी, ये इन्हें भ्रूण विज्ञान का पिता कहा जाता है, भारतीय भ्रूण विज्ञान का, तो ये भी नहीं होगा। बचा आपका नवासिन, तो नवासिन यहाँ पे इज द राइट आंसर। नवासिन को ही द्वि निषेचन का जनक कहा जाता है गाइस, क्या कहा जाता है, द्वि निषेचन का जनक कहा जाता है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे कि नर युग्मोद्भिद को प्रदर्शित करते हैं, हु इज द यहाँ पे कह रहा है कि नर युग्मोद्भिद मतलब मेल गैमेटोफाइट। हमने नर और मादा युग्मोद्भिद की संरचना पढ़ाई और बताया था कि पेपर में से दो में से एक पक्का आने वाला है, ठीक है। यह हर साल लगभग पूछता है, ज्यादातर मादा युग्मोद्भिद, अभी 2022 के क्वेश्चंस में भी नर युग्मोद्भिद और मादा में से मादा युग्मोद्भिद उठा के पूछ लिया था। तो याद रखिएगा, नर युग्मोद्भिद को प्रदर्शित करते हैं, हमने पढ़ाया था नर युग्मोद्भिद मादा युग्मोद्भिद की पहली लाइन अगर आप उठा कर नोट्स बनाए हो देख लीजिए। अब आप सोचोगे सर वीडियो नोट्स तो बनाए नहीं होंगे आप लोग, मैंने बार बार कहा भाई नोट्स बना लीजिए, देखकर बना लीजिए, बाकी हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे, कम से कम एक हैंडमेड नोट बनाएंगे तो राइटिंग भी सुधरेगी, डेली जितना आप पढ़ेंगे लिखते लिखते थोड़ा बहुत याद भी हो जाएगा। नोट्स बनाने का यही फायदा है, यही फंडा है, और कोई मुझे लाभ होने वाला नहीं है। बाकी हम आपको बाद में पीडीएफ तो उठा के दे ही देंगे, ठीक है। तो इतना तो आपको मालूम ही होगा। तो अब कह रहा है कि नर युग्मोद्भिद प्रथम, या आप अभी हमारे पढ़ाने के बाद वीडियो उसका आप नर युग्मोद्भिद मादा युग्मोद्भिद का पहुंच करिए, उसमें पहली लाइन मैंने लिखाया है कि परागकण नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। बताया था कि पॉलिन ग्रेन इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट।
ऐसे मादा वाले में हमने पढ़ाया क्रियाशील दीर्घ बीजाणु मादा युग्मोद्भिद की प्रथम कोश क्या होती है। तो ये भैया यहाँ क्या है, नर युग्मोद्भिद को प्रदर्शित करता है कौन, परागकण, क्योंकि यही परागकण ही नर युग्मोद्भिद की पहली कोश क्या होती है। अंड से कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, युग्मनज से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपका विकल्प है, परागकण पॉलिन ग्रेन होता है, ठीक है। कोई दिक्कत, डाउट क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट की ओर, बीजांडकाय बहुभ्रूणता पाई जाती है। तो अब आपको इसमें समझना है कि बहुभ्रूणता कहाँ पाई जाती है। हमने पढ़ाया था बहुभ्रूणता संतरे में भी, नींबू में भी, आम में भी, अर्थात इनमें से सभी। अगर दो विकल्प मिल गया, संतरे में, नींबू में भी, एग्जाम्पल हमने बताया था बालिन बिरयानी का। तो देखिए यहाँ भी दिया है बहुभ्रूणता की खोज किसने किया, लीवेनहॉक ने किसमें किया, सबसे पहले संतरे में किया था, संतरे के अलावा नींबू में भी। तो अगर ये दो विकल्प सही हो गए तो ये भी सही होगा, अर्थात इनमें से सभी क्वेश्चन सही है, ऑल राइट, ठीक है, ये भी हो गया। अब बात करते हैं एक बीजपत्री पौधों में नर युग्मोद्भिद है। तो ये पूछ रहा है कि एक बीजपत्री पौधों में नर युग्मोद्भिद क्या है, नर युग्मोद्भिद। अभी मैंने यहाँ बताया कि नर युग्मोद्भिद क्या होता है, परागकण होता है। परागकण को ही सूक्ष्म बीजाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, सूक्ष्म बीजाणु कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे अभी एक क्वेश्चन आया था यहाँ पे, ठीक है, ये सूक्ष्म बीजाणु। पराग कोश का भीतरी स्तर यानी टेपिटम का कार्य क्या है, सूक्ष्म बीजाणु का पोषण करने में सहायक, अर्थात पराग कोश के अंदर जो परागकण भरे ना छोटे छोटे इसके अंदर, ठीक है, ये पराग कोश है थैली, इसमें परागकण भरे, तो इनका पोषण कौन कर रहा है, इस पराग कोश के अंदर जो टेपिटम लेयर है, आंतरिक लेयर जो इसका पोषण कर रही है ताकि ये परागकण मैच्योर हो जाए, अर्थात सूक्ष्म बीजाणु, यानी सूक्ष्म बीजाणु मतलब परागकण होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि एक बीजपत्री में जो नर युग्मोद्भिद होता है क्या होता है, बीजांडकाय होता है, जी नहीं, ये तो बीजांड का भाग है। दीर्घ बीजाणु, जी नहीं, ये तो मादा का भाग है। तो आपका आंसर हो जाएगा सूक्ष्म बीजाणु, ये सही होगा, ठीक है। तो इसमें ये क्लियर हो गया। नर युग्मोद्भिद का सेंस परागकण से होता है और परागकण का सेंस किससे होता है, सूक्ष्म बीजाणु से होता है, ठीक है। ये भी आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, कह रहा 224 सूक्ष्म बीजाणु के निर्माण के लिए, ठीक है, निर्माण के लिए कितने अर्ध, ठीक है, कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार नहीं हर दूसरे तीसरे साल इस तरह का एक क्वेश्चन उठा के आपके यहाँ ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है या एक नंबर का पूछ लेता है। वेरी इजी, वेरी सिंपल, एकदम सिंपल है। अगर आप चाहे तो खुद से निकाल सकते हैं। कह रहा है कि कितने अर्धसूत्री विभाजन कर दूं इन चारों में से कि 224 सूक्ष्म बीजाणु बन जाए। अभी मैंने बताया सूक्ष्म बीजाणु का मतलब परागकण, ठीक है, यहां भी बता रहे हैं कि ये सूक्ष्म बीजाणु मतलब क्या होता है गाइस, परागकण होता है, पॉलिन ग्रेन। तो बताइए कि 224 पॉलिन ग्रेन परागकण अगर बनाना है तो कितने अर्धसूत्री विभाजन होने चाहिए। अगर आपका दिमाग नहीं काम कर रहा, आपकी खोपड़ी नहीं काम कर रही है तो दैट सिंपल आप लगाइए, पढ़ के आए होंगे 11 में, अर्ध माने आधा, सूत्री माने गुणसूत्र, विभाजन माने विभाजन, अर्थात ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें एक कोशिका विभाजित हो 2 बार और फाइनली 4 सेल्स का निर्माण करे। कितने सेल्स बनाए, 4 कोशिका का निर्माण करे, यानी एक बार विभाजन होगा, एक अर्धसूत्री विभाजन जब कंप्लीट होगा तो 4 कोशिकाएं बनती हैं। जबकि समसूत्री विभाजन में क्या होता है, 2 बनता है, लेकिन यहां पर क्या बनता है बेटा, 4 बनेगा। 4 कितना, 4 नहीं पढ़े जाग पढ़ लो, अच्छा 11 में रखा हुआ है, ठीक है, अर्धसूत्री समसूत्री विभाजन। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पूरी बॉडी में जैसे यहां पे अगर घाव लग जाए, कट जाए इतनी दूरी, ठीक है, तो यहाँ पे जो घाव बनेगा, पूर्ति होगी ना, आसपास की कोशिकाएं विभाजन करके यहाँ नई कोशिकाएं बनाएंगी, लेकिन यहाँ समसूत्री विभाजन होगा, ठीक है, अर्थात एक कोशिका से 2 कोशिका बनेगी और गुणसूत्रों की संख्या उसमें क्या होगी, पूरी रहे। सम माने समान, सूत्री माने गुणसूत्र, तो 1 से 2 बनेगा। लेकिन पूरे बॉडी में जो वृषण होता है ना, वृषण जहां पे शुक्राणु बनते हैं, शुक्राणु मतलब नर युग्मक, उनका निर्माण जब होता है तो उनमें क्या होता है पता है, उनमें उनका निर्माण अर्धसूत्री विभाजन से होता है। मैं फिर कह रहा हूं पूरी बॉडी में समसूत्री विभाजन होता है सिवाय जनन कोशिका को छोड़कर, अर्थात शुक्राणु बनते पुरुष में, महिला में जब अंडाणु बनते हैं अर्थात नर मादा युग्मक, तो इनका निर्माण अर्धसूत्री विभाजन से होता है। और इनमें क्या होता है कि एक बार विभाजन से 4 कोशिका बनेगी। तो अगर आप मान लीजिए 4 कोशिका बनी तो 1 विभाजन हुआ, 8 कोशिका बनी तो 2 विभाजन हुआ,
ठीक है, 8 में हमने क्या कर दिया, भाग दे दिए, 4 का 4 दूनी 8, क्योंकि 4 तो बनेगा। तो हम क्या करें, आंसर निकालना हो इस तरह क्वेश्चन, आज कुछ मत करो, इसी में इसका भाग दे दीजिए, जिसके बराबर आ जाए समझ लीजिए वही आपका उत्तर होगा। तो ये 56 कर दीजिए, जैसे 5 चौक 20 यानी 200 और 6 चौके 24, 6 चौके 24 अर्थात कितना हो गया 224, यानी 56 बार समसूत्री नहीं बल्कि अर्धसूत्री विभाजन होगा, तब जाकर के 224 सोच बीजाणु का निर्माण यहाँ पे गाइस होगा। तो हम कह सकते हैं कि आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 56 होगा। क्या होगा, 56। ठीक है, तो इस तरह का कभी क्वेश्चन आए कि इतने बीजाणु बनाने के लिए, इतना फलाना ठिकाना बनाने के लिए अगर अर्धसूत्री, कितना अर्धसूत्री विभाजन लगेगा, इस तरह कोई क्वेश्चन आए तो विकल्प से इसमें भाग दे दीजिए प्रश्न में, जो सही बैठ जाए, कट जाए, वही आपका आंसर सही है। इसमें कोई रटने रटाने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं, आ गया होगा आपको, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर बात करते गए कि आवृत बेजी में पुंकेसर है, आवृत बेजी पौधों में पुंकेसर है। अभी मैंने आपको बताया यार, पिछली बार ही पढ़ाया था, वीडियो में बताया भी था कि पुष्प के 4 चक्र होते, 4 भाग होते हैं। ठीक है, वाह दलपुंज, दलपुंज, उसके बाद पुंकेसर, पुंकेसर नर जननांग होता है, पुष्प का नर जननांग होता है, जिसे पुमंग के रूप में भी जानते हैं। तो आवृत बेजी पौधों भैया पुंकेसर क्या होता है, नर की मादा, पु माने पुरुष, याद रखिए, जायांग का मतलब मादा। तो यहाँ पे बताए थे कि मादा जननांग होता है क्या पुंकेसर, जी नहीं, ये गलत। और बताइए नर जननांग होता है क्या, भी मैंने कहा हाँ यार, पुंकेसर मतलब पुरुष, पुरुष का मतलब क्या होगा भैया बताइए ना। तो ये नर जननांग होगा, पु माने पुरुष अर्थात पुंकेसर अर्थात नर जननांग। ये आपका विकल्प क्या है गाइस, सही है। अब बाकी ये भी कोई जरूरत ही नहीं, कोई नहीं की जरूरत ही नहीं, तो ये भी आपका सही हो गया। अब आता है कैप्सेला में भ्रूण की आकृति कैसे होती है, तो आपको याद होना चाहिए, हमने पढ़ा रखा है, पूरा एक बड़ा सा वीडियो बनाए थे, फिगर बनाया था कि द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास कैसे होता है। व्हाट आर स्टेप डेवलपमेंट ऑफ अ एम्ब्रायो इन अ डाइकोटिलेडोनस प्लांट, हमने एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ फिगर एंड विद द हेल्प ऑफ थ्योरी। आपने पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा, और उसमें हमने एक लाइन लिखा भी था कि सभी द्विबीजपत्री पौधे जैसे चना, मटर, अरहर, सरसों, मूंगफली सब द्विबीजपत्री हैं। यार कैसे पता, इनके बीच में 2 भाग होते हैं, ऐसे मटर को अलग कर दो 2 भाग, चना को अलग कर दो 2 भाग, ऐसे आम को अलग कर दो 2 भाग, इसलिए द्विबीजपत्री पौधे। और इसमें जितने भी द्विबीजपत्री पौधे हैं, चना, मटर, अरहर, सरसों, सब में भ्रूण का जो विकास होता है वो कैसे होता है, कैप्सेला जैसे पौधों की तरह ही होता है। ठीक है, इसी की तरह। और यह क्या था, कैप्सेला वर्नास करके कैप्सेला इसका पूरा नाम था, जिसमें हमने बताया ये क्रोसीफेरा सरसों कुल के पौधे की तरह ही उसी फैमिली का एक पौधा होता है। देखा गया जिस तरह भ्रूण का विकास इसमें होता है, वैसे लगभग सभी द्विबीजपत्री पौधों में होता है। और मैंने उस फिगर फाइनली बता दिया था कि ये क्या होता है, इसका जो भ्रूण बनता है अंतिम में ऐसे थोड़ा सा मुड़कर हृदय आकार का हो जाता है। ठीक है, अर्थात तर्कुकार जी नहीं, शंकुकार जी नहीं, हृदयाकार जी हाँ, ये आपका हार्ट शेप होता है, यही सही है, गोलाकार जी नहीं। तो अर्थात कैप्सेला में भ्रूण की आकृति कैसी होती है, हृदयाकार होती है, अर्थात हार्ट शेप्ड होती है। क्या होती है, हार्ट शेप होती है। ठीक है, तो यह आपको हमने इसमें लगभग इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए। अभी इसमें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन हमने कहा कभी पूरा क्वेश्चंस कराएंगे तो लगभग बेटा 2 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो, क्योंकि सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके हमको टिक नहीं लगाना, सभी क्वेश्चन का एक्सप्लेन किया हमने, अच्छे से बताया कि आपने कहां पढ़ा, कैसे पढ़ा, क्यों कहते हैं, सारी बातों को हमने एक्सप्लेन करके बताया। ठीक है, अब ऐसे ही 100 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, 109 क्वेश्चंस हैं इस पार्ट में। अगर सबको इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा। हमने कहा है आप पढ़ते रहिए, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे, एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे हर पार्ट का, लेकिन अभी नहीं, एग्जाम की लास्ट बताएंगे, ताकि आपका क्या हो, प्रिपरेशन के समय सिर्फ थ्योरी पूरी पढ़ चुकी तो प्रिपरेशन पे ध्यान रखिए। अभी कुछ बच्चों की डिमांड थी सर चैप्टर वाइज कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराते चलिए, तो हमने कहा चलिए ठीक है भाई, इसको भी हम कराते चल रहे हैं, तो वही मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करा दिया। ठीक है, अब किसी भी इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो बच्चे हमारा वीडियो रेगुलर देख रहे हैं, अच्छे से टॉपिक को पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे होंगे, निश्चित तौर पर ये सारे क्वेश्चंस उनको ऐसे लग रहा होगा कि हाँ जैसे कुछ पढ़ा है, कहीं देखा है, कहीं सर ने पढ़ाया है, कहीं समझाया है। हम आपको पढ़ाते समय बता भी रहे थे गाइस कि ये क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पे अभी मैंने कहा ना एक क्वेश्चन ये कि नर युग्मोद्भिद को प्रदर्शित करता है,
तो जब हम आपको नर युग्म उद्भिद विकास पढ़ा रहे थे, परागकण की संरचना कि परागकण अंडाकार, गोलाकार, ऐसे कार होता है, इसका व्यास इतना होता है, और बताया इसके ऊपर दो आवरण पाए जाते हैं, एक बाह्य चोल, एक अंतःचोल। बाह्य चोल पे छिद्र जिसे जनन छिद्र कहते हैं, और इस पूर्ण पोलरीन पदार्थ का बना होता है। अंतःचोल क्या होता है? कोमल होता है। इस तरह से बातें हमने बताई। वहां पे पहली लाइन लिखा था कि परागकण नर युग्मोद्भिद की पहली कोश क्या होती है, अर्थात नर युग्मोद्भिद किससे संबंधित है? परागकण से। हमने बताया था, और देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपको मिल भी गया है। इसलिए सभी गाइस जब भी वीडियो पढ़े, नेक्स्ट चैप्टर से जब पढ़े तो एकदम डेडिकेट हो पढ़े, समझे, नोट्स बनाए और उसको अंडरलाइन कर ले जहां इंपॉर्टेंट कहा जाए, ताकि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाए 5 नंबर, वो भी कहीं छूटे ना। ठीक है, तो ये अभी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब हम कल से पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन को ड्रॉप कर रहे हैं। चैप्टर पूरा हो गया, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करा दिए हैं। अब आपको हम तीसरा चैप्टर जो पढ़ेंगे, मानव में लैंगिक जनन पढ़ेंगे। ठीक है, अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, मनुष्य में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अभी हमने लैंगिक जनन पढ़ा कहां पर? पुष्पीय पौधों में, फ्लावरिंग प्लांट में। अब हम एनिमल में पढ़ेंगे, एनिमल में खासकर मनुष्य में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला चैप्टर हमारा कल का वही रहेगा, तो वेट करिए कल के चैप्टर का। ठीक है, उसमें कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।